हाय, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। आइए हम समझते हैं आज अपवर्तन का एक और युक्ति, गोलीय पृष्ठ। पीछे वाले भाग में हमने अपवर्तन जाना था। अपवर्तन में कहा था जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता था, विचलित हो जाता था, जिसके लिए हमने कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन दिखाया था। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज गोलीय पृष्ठ द्वारा यानी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ द्वारा अपवर्तन की घटना जानें। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ क्या होते हैं, इनको समझें, किस प्रकार से अपवर्तन होगा, क्या सूत्र काम करेंगे, इस सब बात को इस भाग में हम समझते हैं। हेडिंग है आज की गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। स्फेरिकल रेक्टिव फेस मीन्स रिफ्लेक्टिंग फेस। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग फेस क्या होता है, इसको हम जान रहे हैं आज। तो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, जब कांच की किसी सतह को, किसी गुटके को, कांच के किसी गुटके की एक सतह को हमने काट कर गोलाकार बना दी और फिर उससे अपवर्तन की क्रिया कर रहे हैं, तो इस पृष्ठ को हम गोलीय पृष्ठ कहेंगे। क्या कहा, फिर से रिपीट करते हैं। जब कांच के किसी गुटके की एक सतह को गोलाकार काटकर उससे अपवर्तन की क्रिया करने के लिए प्रयोग करेंगे, उस युक्ति को, उस कांच के गुटके को गोलीय पृष्ठ कहेंगे। यहाँ गोलीय पृष्ठ दो प्रकार के होंगे, एक अवतलयाकार, एक उत्तल। अवतल गोलीय पृष्ठ अवतल मीन्स कॉनकेव, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस मीन्स अवतलयाकार गोलीय पृष्ठ। अवतलयाकार गोलीय पृष्ठ में क्या होगा, कांच के गुटके को जो अपवर्तक सतह है उसे हमने अवतल रूप में क्या कर दिया, काट दिया। ये अवतलयाकार हुआ। एक दूसरा होगा उत्तल मीन्स कॉन्वेक्स गोलीय पृष्ठ, स्फेरिकल सरफेस। कॉन्वेक्स मीन्स उत्तल गोलीय पृष्ठ। इसमें जो गुटका होगा उसकी सतह को हम किस तरह से काटेंगे, उठे हुए, जो आयताकार गुटका था, इसकी कांच को हमने इस तरह से यहाँ से क्या कर दिया, काट दिया, तो ये बनेगी उत्तल, उठी हुई गोलीय पृष्ठ, जिसे हम कहेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ। वैसे कहेंगे अवतल। बताया था अवतल मीन्स दबा हुआ तल, उत्तल मीन्स उठा हुआ तल। इसमें कुछ परिभाषाएं जाने। इस गोलाकार पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा, गोलाकार पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा, उस बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वो अवतलयाकार या अपवर्तक पृष्ठ का कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु। अपवर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु जो होगा वो क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा या प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। हम ध्रुव भी कह सकते हैं और प्रकाशिक केंद्र भी कह सकते हैं। जनरली अपवर्तन की क्रिया में हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहा, अपवर्तक पृष्ठ, यह अपवर्तक पृष्ठ, इस अपवर्तक पृष्ठ क्या तल का जो मध्य बिंदु है वह क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। चूंकि यह गोले का एक भाग है तो इसका केंद्र जो होगा वो इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहलाएगा। यह भी गोले का एक क्या है, भाग, तो इसका जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। पीछे भी हमने दर्पण में ऐसे ही जाना था। इन दोनों बिंदुओं को यानी ध्रुव, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा कौन सी अक्ष कहलाएगी, मुख अक्ष। यह क्या कहलाया, प्रकाशिक केंद्र। यह क्या कहलाया, वक्रता केंद्र। और जो लाइन बनेगी वो क्या कहलाएगी, मुख अक्ष। तो यह होगी इसकी क्या, मुख अक्ष। ठीक है ना। प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र तक की दूरी को, प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं हम, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र तक की दूरी को कौन सी त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम किस चीज़ से, कौन से शब्द से प्रयोग कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं।
कन्फर्म है इतनी बात। अब बात चलते हैं हम आगे को। ध्रुव जान गए यानी प्रकाशिक केंद्र समझ गए, वक्रता केंद्र समझ गए, वक्रता त्रिज्या समझ गए, मुख्य अक्ष समझ गए, ठीक है ना, कन्फर्म। अब हम गोलीय अपवर्तक पृष्ठ में अवतल गोलीय पृष्ठ की सहायता से अपवर्तन की क्रिया समझने चल रहे हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे की ओर, क्या है इसको देखते हैं। हेडिंग है हमारे पास अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा। किस पृष्ठ द्वारा? अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं अपवर्तन सूत्र। कौन सा गोलीय पृष्ठ है हमारे पास? अवतल गोलीय पृष्ठ है। इसकी सहायता से प्रकाश के अपवर्तन को रेखा चित्र समझना है, किरण आरेख समझना है, साथ साथ हमें उसके लिए सूत्र की स्थापना करनी। आइए चलते हैं। सबसे पहले एक अवतल गोलीय पृष्ठ चाहिए। तो अवतल गोलीय पृष्ठ हमने कहा एम डैश, पी माने प्रकाशिक केंद्र मीन्स तल का मध्य बिंदु, एम डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। माना कि एम डैश अवतल गोलीय पृष्ठ है जो वायु और कांच को पृथक्कृत करता है। यानी इस तरफ क्या है? वायु है और इधर क्या है? कांच है। माना कि एम डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जो वायु और कांच को क्या करता है? पृथक्कृत करता है और इसका वक्रता केंद्र सी है। वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष पर ही होगा कहीं ना कहीं। इसका वक्रता केंद्र क्या है? सी है। ये वक्रता केंद्र हो गया सी। मुख्य अक्ष क्या हो गई? पीसी। क्या कहा? फिर से रिपीट करें। माना कि एम डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जो वायु और कांच को पृथक्कृत करता है। इसका प्रकाशिक केंद्र पी, वक्रता केंद्र सी है, मुख्य अक्ष क्या है? पीसी है। मुख्य अक्ष पीसी पर एक बिंदुवत वस्तु क्या रख दे रहे हैं हम? ओ। एक बिंदुवत वस्तु क्या रखी है? ओ रखी है। ओ से चलने वाली, जब बिंदुवत है तो इससे चलेगी प्रकाश की किरण। ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण पृष्ठ के किस बिंदु पर? ए बिंदु पर क्या होती है? आपतित होती है। ये आपतित, ये प्रकाश की किरण है, आपतित है। किस बिंदु पर आपतित हो रही है? ए बिंदु पर। किस बिंदु पर? ए बिंदु पर। अपवर्तन के लिए क्या खींचेंगे हम? अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब कहाँ से खींचता है? केंद्र से, गोले पर। तो अभिलंब खींचा हमने ए। अभिलंब का नाम दे दिया हमने सीएन। ओ बिंदुवत वस्तु ओ है, ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण पृष्ठ के ए बिंदु पर आपतित होती है। अभिलंब क्या खींचने पर? सीएन खींचने पर यह प्रकाश की किरण किस दिशा में? ए एस दिशा में क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। किस दिशा में चली गई? ए एस दिशा में चली गई। ऐसा क्यों? ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इस किरण को हमने क्या किया? पीछे को हटाया। तो यह मुख्य अक्ष को किस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होगी? आई पर। एक किरण तो बिल्कुल सीधी यह जा रही थी, सीधी गिरी, प्रकाशिक केंद्र से सीधी चली गई। एक किरण ये गई, वापस लौटने पर इस बिंदु पर, यानी प्रतिबिंब कहाँ बना? आई पर। हमने कहा इधर ए बिंदु से इस पर डाला गया लंब कितना कहा हमने? एल। यहाँ पे हमने एक लंब डाल दिया, एक रेखा। इस बिंदु को क्या कहा? एल। वक्रता त्रिज्या कितनी है इसकी? आर। ठीक है, कंफर्म। प्रतिबिंब की दूरी हमने कहा v है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? v। वस्तु की दूरी कितनी है? u है। सभी दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी? प्रकाशिक केंद्र से। चिन्ह परपाटी पीछे पड़ी है। चिन्ह परपाटी कहती है प्रत्येक दूरी कहाँ से नापी जानी चाहिए? ध्रुव या प्रकाशिक केंद्र से। किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक, किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर को नापी गई दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। यह भी हमने पीछे की ओर जाना है। चलिए, अब माना कि आपता इसका आपतित किरण
अपवर्तित किरण और अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाते हैं। माना कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब क्रमशः मुख्य अक्ष के साथ अल्फा, बीटा, गामा कोण क्या करते हैं, बनाते हैं। आपतन कोण जो है वो कितना है, आई, और अपवर्तन कोण जो है वो कितना है, आर। तो यह कोण ये होगा आर, शीर्ष अभिमुख कोण है। पूरी बात हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। माना कि एम डैश एक अपतल गोलीय पृष्ठ है जो वायु और कांच को क्या करता है, पृथक्कृत करता है। इस गोलीय पृष्ठ का प्रकाशिक केंद्र P है, वक्रता केंद्र C है, मुखअक्ष PC है। मुखअक्ष PC पर बिंदुवत वस्तु क्या रखी है, O से चलने वाली प्रकाश की किरण तीर अवश्य लगाएंगे। O से चलने वाली प्रकाश की किरण किस बिंदु पर, A बिंदु पर आपतित होती है। अभिलंब CN डाले जाने पर यह प्रकाश की किरण किस दिशा में चली जाती है, AS दिशा में चली जाती है। ठीक है, कन्फर्म। इस किरण को पीछे हटाने पर यह प्रतिबिंब कहाँ बनता हुआ प्रतीत होता है, I पर बनता हुआ प्रतीत होता है। माना कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाते हैं। आपतन कोण I, अपवर्तन कोण कितना है, R है। ठीक है, ध्रुव से या प्रकाशिक केंद्र से वक्रता त्रिज्या R, प्रतिबिंब की दूरी V, वस्तु की दूरी U है। अब हम U V R में संबंध चाहते हैं, सूत्र बनाना चाहते हैं अपतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। क्या कहा, अपतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का, अपवर्तन तथा अपवर्तनांक का सूत्र। देखें, सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ए से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब L है, जो L जो है वो किसके समीप है, P के समीप है। ऐसा क्यों, क्योंकि यह द्वारक बहुत छोटा होगा, यह डिस्टेंस बहुत बड़ी, छोटा सा द्वारक होगा, वस्तु बहुत दूरी पर होगी, तो जो लंब होगा बिल्कुल P के क्या होगा, नज़दीक। आइए करते हैं इसको। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में, AOC में गामा वहिष कोण है। क्या कहा हमने, त्रिभुज बना हमारा इस तरह से AOAC। यह कोण क्या बना, अल्फा, ये कोण बना I, यह कोण क्या है, गामा। गामा कौन सा कोण है, बहिष कोण। बहिष कोण का नियम कहता है, बहिष कोण अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात गामा बराबर I प्लस अल्फा, या इससे हम I का मान निकाल लें, I बराबर गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज IAC में, IAC में फिर गामा बहिष कोण है, गामा बहिष कोण है। जब बहिष कोण है तो बहिष कोण का काम है, सिंपल सा नियम है, बहिष कोण है। जब बहिष कोण है तो बहिष कोण का नियम कहता है बहिष कोण अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात गामा बराबर बीटा प्लस आर, या आर बराबर गामा माइनस बीटा। समीकरण नंबर 2। ठीक है, किसके नियम के बात करें हम, स्नेल का नियम। चूंकि हमें I व R पता चल गए, अपवर्तन की क्रिया हो रही है, अपवर्तन की क्रिया स्नेल के नियम का पालन करती है। तो किस नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है, सिंपल सी बात कहती है, साइन I अपॉन साइन R बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक, यानी साइन I अपॉन साइन R बराबर 1n2 या ANG। हम वायु से कहाँ जा रहे हैं, कांच में। इस तरफ क्या है, वायु, और इस तरफ क्या है, कांच। हम इसे माध्यम 1 लिख सकते थे, इसे माध्यम 2 लिख सकते थे, माध्यम 1 और ये माध्यम क्या हो गया, 2। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे 1n2। अब जल और कांच हो सकता तो WNG आएगा, वायु कांच है तो ANG आएगा। ठीक है ना।
जहाँ इस माध्यम का अपवर्तनांक हम कहेंगे n1, इस माध्यम का अपवर्तनांक n2। तो 1 n2 का भी वैल्यू हम बाद में रखते हैं। चूँकि I व R छोटे हैं, सूक्ष्म हैं, जब छोटे हैं तो साइन I को, तब साइन I इज इक्वल टू I तथा साइन R लगभग बराबर R होगा। ठीक है ना, कंफर्म। यदि I व R छोटे हैं तो साइन I को हम I लिख सकते हैं और साइन R को हम क्या लिख सकते हैं, R रख दें। तो I अपॉन R बराबर 1 n2। I की वैल्यू समीकरण 1 व 2 से रखने पर, समीकरण 1 व 2 से I व R के मान रखने पर रखे जरा इनके मान क्या आएंगे, गामा माइनस एल्फा गामा माइनस बीटा बराबर 1 n2। गामा माइनस एल्फा गामा माइनस बीटा, हाँ इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एल्फा बराबर 1 n2 गामा माइनस 1 n2 बीटा। एक काम करें, गामा वालों को एक तरफ लिख ले एल्फा बीटा, इसे हम ऐसा करते हैं गामा उस तरफ ले जाते हैं, इसे उठा के इस तरफ, तो n2 बीटा 1 n2 बीटा इस तरफ प्लस का, माइनस एल्फा 1 n2 माइनस 1 इंटू गामा, समीकरण नंबर 3। क्या कहा हमने, इस एल्फा को हमने यहीं रहने दिया, इसे उठा के हम इस तरफ लाए और गामा को हम उस तरफ, गामा कॉमन आ जाएगा जी। अब हमारी समस्या है एल्फा बीटा गामा के मान इस समीकरण में रखना है। किसके मान निकालने हैं, एल्फा बीटा गामा निकालने का प्रयास करते हैं। देख रहे हैं एल्फा बीटा गामा इस त्रिभुज के अंतर्गत बात करेंगे, त्रिभुज OLA में, OLA में एल्फा बीटा गामा ये सब क्या है, छोटे हैं। इस पूरे त्रिभुजों में, तीनों त्रिभुजों में ये एल्फा बीटा गामा छोटे हैं। तो चित्र से साइन एल्फा को या टेन एल्फा को, हम एल्फा को क्या लिख सकते हैं, टेन एल्फा। जैसे साइन एल्फा को एल्फा कहा, साइन आई को आई, चूंकि ये कोण बहुत छोटे हैं तो हम इनको लिख सकते हैं टेन एल्फा बराबर टेन एल्फा लंब LA बटे आधार LO। LA की वैल्यू तो ठीक है, हम इस LA की ऊंचाई को क्या कह दे रहे हैं, H, लेकिन LO गलत है। क्यों, चिन्ह परपाटी कहती है प्रत्येक दूरी ध्रुव से या प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जानी चाहिए, यहाँ से नापना है। चूंकि LO लगभग बराबर PO की है, शुरुआत में ही कह दी कि इसका द्वारक क्या है, छोटा है, ये कम होने की वजह से यह लंब जो गिरेगा वो P के क्या होगा, नज़दीक होगा। LO बराबर LP, तो हम यहाँ लिख सकते हैं LA अपॉन PO। एक बार फिर से रिपीट करें, ए बिंदु P के नज़दीक है, जब लंब डालेंगे मीन्स यह इस तरह से समझें, छोटा सा होगा दर्पण, वस्तु बहुत दूरी पर होगी, और जब हम जो लंब डालेंगे ये इसके क्या गिरेगा, नज़दीक गिरेगा। तो LO को हम लगभग क्या लिख सकते हैं, PO। LA का मान कितना होगा, LA H गलत, चिन्ह परपाटी सहित मान रखेंगे। चिन्ह परपाटी कहती है प्रत्येक दूरी प्रकाशिक केंद्र से नापी जानी चाहिए। किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक, किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, मुख अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक, मुख अक्ष, यह दूरी मुख अक्ष से कहाँ को नाप रहा है, ऊपर को, तो यह क्या होना चाहिए, प्लस H। PO का मान PO का मान U, लेकिन काय का माइनस, किरण इधर को जा रही, नाप विपरीत रहे हैं, तो ये दूरी क्या होनी चाहिए, माइनस की। डेट इज क्लियर, ठीक है ना। एल्फा बराबर टेन एल्फा, साइन एल्फा को एल्फा कह सकते थे, साइन इसलिए नहीं लिया, विकर्ण हमें नहीं मालूम, लंबवत और आधार की दूरी मालूम, तो 10 से इसकी वैल्यू हमने निकाली। टेन एल्फा बराबर LA अपॉन LO, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब LA आधार LO इज इक्वल टू PO, क्योंकि यह बिंदु क्या है, इसके नज़दीक है, नियरेस्ट है, मीन्स तो LO इज इक्वल टू PO, तो PO लिख दिया, सभी चिन्ह प्रपाटी सहित मान रख दिए एक। इसी प्रकार हम बीटा निकालेंगे, बीटा बराबर
टेन बीटा, टेन बीटा, टेन बीटा बराबर लंब एल ए अपॉन एल आई, एल ए अपॉन एल आई। एल ए ठीक है, लेकिन एल आई को हम क्या लिख सकते हैं, पी आई। क्यों लिख सकते हैं, फिर वही बात, एल जो है वो पी के क्या है, समीप। चलो मान रखें एल ए का मान प्लस का एच, पी आई का मान पी आई, पी आई का मान वी, वो भी किस चीज़ का, माइनस का वी। चिन्ह सहित रखेंगे, फायदे होंगे, आगे बताते हैं। अब गामा निकालेंगे, गामा बराबर टेन गामा, टेन गामा बराबर लंब एल ए अपॉन एल सी, एल ए अपॉन पी सी। फिर वही बात, पी सी एल सी लगभग बराबर पी सी की होगा, ठीक है। एल ए का मान प्लस है, चिन्ह पर पार्टी सहित पी सी का मान, क्यों माइनस का, किरण इधर को जा रही, ध्रुव से विपरीत नाप रहे हैं, जब विपरीत नापते हैं तो चिन्ह माइनस का आता है, ठीक है। एल्फा बीटा गामा के मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। इसमें एल्फा बीटा व गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर रखें। समीकरण 3 कहाँ था, यह था 1 and 2, थोड़ा जगह को मैनेज करेंगे आप लोग। 1 and 2 बीटा की जगह कितने का मान रखेंगे, प्लस एच अपॉन माइनस वी, ठीक है। आगे चलो, माइनस एल्फा, एल्फा की जगह प्लस एच अपॉन माइनस का यू, अभी चिन्ह हट जाएंगे सब। यहाँ आए 1 and 2 माइनस 1, इसकी जगह प्लस एच अपॉन माइनस आर, सबसे प्लस एच कॉमन लेके कट जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, 1 and 2 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 and 2 माइनस 1 अपॉन आर। यही सूत्र होगा अपवर्तनांक के लिए। अगर हम कह दें और सिंपली सरल रूप में 1 and 2 को हम लिख दें n, तो इस सूत्र को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 अपॉन आर, जहाँ n एक माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा। हम और इसी चीज़ को इस तरह से भी कह सकते हैं, चूँकि 1 and 2 बराबर n2 अपॉन n1 होता है, हम इस फार्मूलों को इस तरह से भी लिख सकते थे, n2 अपॉन n1 v माइनस 1 अपॉन यू, n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r। अगर n1 का हर पद में गुणा कर दें तो ये n2 बचेगा अपॉन v, n1 का गुणा होगा n1 अपॉन u, n2 इसमें n1 का माइनस n1 अपॉन r। यहाँ देख रहे हैं हम n2 इज ग्रेटर देन n1, इधर निश्चित ही है कांच का अपवर्तनांक अधिक होगा वायु के अपवर्तनांक। यह जो सूत्र बने यह गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक के सूत्र कहलाते हैं। गोलीय पृष्ठ के लिए किसके सूत्र कहलाएंगे, अपवर्तनांक का सूत्र। यह है अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, ठीक।